है दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 29वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक फ़ोटो में अध्याय तनिष्का के दोनों गालों को पकड़ खींच रहा था। वह उस टाइम गोलू मोलू सी थी और अध्याय को उसके गाल पकड़कर खींचना बहुत पसंद था। तनिष्का की आंखों में नमी और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान उतर आई। इन पहलुओं को वह कभी याद ही नहीं कर पाई। अध्याय ने पीछे से अपने हाथ उसके पेट पर लपेट कर धीरे से कहा, ये था हमारा बचपन। जानती हो, ये सारी चीज़ें मैं प्रकृति से छुपा कर किया करता था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके रहते तुम्हें पैम्पर करे या फिर प्यार करे। और फिर मैं अपना बताऊं तो मुझे वो छोटी सी प्यारी सी तनिष्का बहुत पसंद थी। उसके लिए मैं सब कुछ करता था। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि जब भी हम यहाँ पर वेकेशन पर आते थे तो तुम कितना खुश होती थी। और मैं भी सिर्फ इसलिए खुश नहीं होता था कि प्रकृति से मिल पाऊँगा, उससे ज़्यादा मुझे खुशी होती थी कि मैं इस अपने गोलू मोलू के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। और यह सब मुझे प्रकृति से छुपाकर करना होता था। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि उस लड़की को तुमसे इतनी जलन क्यों होती थी। वो शुरू से ही ऐसी थी। पहले मुझे लगा कि यह सब उसकी इनसिक्योरिटी है। बच्चों को आपस में हो जाती है कि एक को ज़्यादा प्यार किया जा रहा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन नहीं, अब पता चल रहा है कि वो कुछ और ही था। तनिष्का ने धीरे से कहा, मैं सच में उन बुरी यादों के चलते इतनी अच्छी यादें भूल गई। अध्याय ने उसके कंधे पर अपनी चेन टिकाते हुए कहा, नहीं, तुम भूली नहीं। असल में तुम उस टाइम पर इतनी छोटी थी कि इतना सब कुछ तुम्हें याद भी नहीं रहता था। और फिर वो कहते हैं ना, जिसे हमें ज़्यादा डर लगता है वह चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती है। तुम्हारे साथ भी वही हुआ। तुम्हें बुरी यादें और तुम्हारे डर याद रहे, लेकिन अच्छी यादें तुम भूल गई। तुम्हें पता है तानी, जब तुम हॉस्पिटल गई थी तो उससे पहले एक बार भी तुम मिलने नहीं आई। मुझे लगा था कि हम मिलेंगे, लेकिन हम नहीं मिले। और फिर मुझे पता भी नहीं चला कि ऐसी क्या वजह हुई कि तुम्हें हॉस्टल में जाना पड़ा। उसके बाद तुम इंडिया छोड़कर ही चली गई। मैं धीरे धीरे प्रकृति के साथ बड़ा हुआ। प्रकृति मेरे आसपास रहती थी हमेशा। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्ती कब अफेक्शन में बदली और कब ऑब्सेशन हो गया, मुझे समझ नहीं आया। हम दोनों एक दूसरे को समझते भी थे और मैं उसे प्यार समझने लगा। लेकिन शादी वाले दिन मेरा यह भ्रम टूट गया कि वह मुझसे प्यार करती है। तनिष्का उसे देख रही थी। अज्ञा ने आगे कहा, तुम जानती हो, हल्दी वाले दिन जब तुम आई थी उस रूम में और सीधा मुझसे टकराई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बदल जाओगी। लेकिन तुम्हारी उस एक झलक में भी मैं तुम्हें पहचान चुका था। मन हुआ कि तुम्हें कस के गले लगा लूं, लेकिन याद आया कि शादी हो रही है मेरी, और अगर कोई हमें उस तरह देखता तो शायद गलत समझ बैठता। लेकिन हमारी उस सिचुएशन का फ़ायदा भी तुम्हारी बहन ने खूब बखूबी उठा लिया। उसे शादी नहीं करनी थी, इसलिए सब कुछ तुम्हारे ऊपर डालकर वो यहाँ से भाग गई। उसके ये कहते ही तनिष्का को वह दिन याद आ गया जब वह अध्याय से टकराई थी। फ्लैशबैक। तनिष्का पूरे 14 साल बाद अपने घर लौटी थी, वह भी अपने भाई और अपनी माँ के कहने पर, वरना वह आना भी नहीं चाहती थी। उसकी कार जैसे ही घर में इंटर हुई, दरवाजे पर ही उसका भाई मिल गया। आयु ने जैसे ही तनिष्का को गाड़ी से उतरते देखा तो तुरंत जाकर उसे अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाते हुए बोला, मेरी जान, आखिर तू आ ही गई। तनिष्का ने डरकर उसे कसकर पकड़ लिया और जल्दी से कहा, आयु, क्या कर रहा है, छोड़ना, नीचे उतार, मुझे चक्कर आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद आयु ने उसे धीरे से नीचे उतारा। आयु ने उसे देखकर कहा, इस बार तो कहीं नहीं जाएगी ना तू? देख, मैं इस बार तुझे नहीं जाने देने वाला कहीं। मेरा मन नहीं लगता यार तेरे बिना, इसलिए सारा दिन तुझे फ़ोन करके परेशान करता रहता हूँ। तनिष्का मुस्कुरा दी, लेकिन उसने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे देख कहा, वह सब तो ठीक है, ये बता माँ और दी कहाँ है? आयु ने उसे देखा और बोला, अंदर है सब लोग, हल्दी की तैयारी हो रही है, अभी थोड़ी देर में हल्दी स्टार्ट भी हो जाएगी। तनिष्का ने हाँ में गर्दन हिलाई और तुरंत अंदर चली गई। वह जानती थी कि प्रकृति शायद उसे कुछ
ज़्यादा खास पसंद नहीं करती। बचपन में जो कुछ हुआ उसकी यादें जब भी उसे याद आती थी तो उसके दिमाग में यह बात कहीं ना कहीं खटकती थी कि शायद उसकी बहन उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वह प्रकृति से प्यार बहुत करती थी। इसलिए खुशी खुशी दौड़ी वह इसलिए खुशी खुशी दौड़ती हुई तुरंत उसके कमरे की तरफ भागी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, आगे बिछे कारपेट में उसका पैर उलझ गया और वह तुरंत गिरने को हुई कि किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। तनिष्का ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे एहसास हुआ कि वह गिरी नहीं तो उसने धीरे से अपनी एक आंख खोलकर देखा। सामने एक हैंडसम सा आदमी खड़ी था। तनिष्का ने झट से अपनी आँख खोलने लगी और उस लड़के को देखने लगी। दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। अध्याय को यह तक ध्यान नहीं था कि वह शर्टलेस खड़ा है। अध्याय के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, क्या वह छोटी सी तनिष्का थी जो अब इतनी बड़ी और प्यारी हो चुकी थी। कुछ बदला था तो वह सिर्फ इतना कि वो पहले गोलू मोलू थी और अब ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी उसकी मासूमियत आज भी वैसे ही बरकरार थी। तभी प्रकृति की आवाज़ आई और तनिष्का और अध्याय होश में आए। अध्याय ने तनिष्का को ठीक से खड़े करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? तनिष्का ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं प्रकृति ने उन दोनों को अजीब तरह से देखा। प्रकृति के दिमाग में एक बार फिर बचपन की बातें घूमने लगी, लेकिन वह इस वक्त खुद को भी तो अध्याय से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया और तनिष्का से हंसी खुशी मिलकर उन दोनों को तैयार होने को कहा। अध्याय तनिष्का से बात करना चाहता था, लेकिन तनिष्का को देखकर लग रहा था कि वह अध्याय को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई, इसलिए अध्याय कुछ सोचकर चुप रह गया। और फिर एक एक कर सारे फंक्शन होते गए और आखिर में शादी के दिन प्रकृति ने अपने प्लान को अंजाम दिया। तनिष्का पर अध्याय को बहकाने का इल्ज़ाम लगाकर खुद सबकी नज़रों में अच्छी बनकर वहाँ से चली गई। जाने से पहले उसने लेटर में ये ज़रूर कहा कि अगर उसकी बहन को अध्याय पसंद है तो वह उन दोनों के बीच में नहीं आएगी। अपनी बहन के लिए वह खुद की खुशी को सेक्रीफाइस कर देगी। प्रकृति जा चुकी थी, लेकिन अध्याय को एक ठेस पहुंचा चुकी थी। उसने जिस लड़की के पीछे अपना इतना टाइम बर्बाद किया, उसे इतना प्यार दिया, जिससे उसे हद से ज़्यादा अटैचमेंट थी, वह उसे छोड़कर चली गई। और अध्याय के दिमाग में उस वक्त सिर्फ तनिष्का का ख्याल आया, जिससे वह शादी कर सकता था। वैसे भी उसे अपना नाम और रेपुटेशन बचाने थे। यह उसने इंटेंशनली नहीं किया था, लेकिन जो किस्मत में था वह तो होना ही था। फ्लैशबैक एंड। अध्याय ने तनिष्का को प्यार से अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हें पता है, शायद तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मैंने सोचा नहीं था कि वह छोटी सी लड़की जिसे मैं छुप छुप कर पैम्पर करता था, इतना पसंद करता था, वह सच में मेरी वाइफ बन जाएगी। उसकी बात सुनकर तनिष्का हल्के से हंस दी। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। वह सारे पलों को अपने जहन में बसाना चाहती थी जो वह अध्याय के साथ पहले जी चुकी थी। अब वह भले ही उन पलों को वापस नहीं जी सकती थी, लेकिन वो यादें उसके पास इन फ़ोटोज़ के रूप में थी। और फिर अध्याय तो था ही उन सब बातों को उसे बताने और याद दिलाने के लिए। तनिष्का उससे कुछ अलग हुई और उसे देख बोली, अच्छा आगे बताओ ना, कुछ और भी यादें क्या है हमारी? अध्याय ने उसे देखा और अपने एक हाथ से उसके बालों को उसके चेहरे पर से हटाते हुए प्यार से बोला, बहुत सी है, तुम्हें पता है आयतना बिल्कुल तुम्हारी डुप्लीकेट कॉपी है। तुम भी जब छोटी थी तो ऐसे ही तुतला तुतला कर बातें करती थी और मैं तुम्हारी गलतियों को सुधारा करता था। उस दिन जब प्रकृति ने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया था तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। तनिष्का को वह बात याद आई जब प्रकृति ने उसे बंद कर दिया था। वह बेहोश हो गई थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि आयु उसे ढूंढ रहा था। उसे बाकी और कुछ भी याद नहीं था, सिवाय इसके कि जब वह होश में आई तो प्रकृति उसे घूर कर देख रही थी और उसे अध्याय वहाँ पर दिखा नहीं था। तो अध्याय की याद उसके जहन में थी ही नहीं। तब तक अध्याय वहाँ से जा चुका था। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन परिधि जी ने उसे समझा बुझाकर वक्त पर घर भेज दिया था।
तनिष्का ने अध्याय को देखा तो अध्याय बोला, तभी से अंधेरे से डरती हो ना। तनिष्का ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी, फिर उसके सीने पर सर टिका दिया। अध्याय उसे एक एक कर सारी बातें बताने लगा, कैसे वो मस्तियाँ करते थे, कैसे छुप छुप कर वो उसके लिए चॉकलेट और खिलौने लाता था। हाँ, लेकिन जब प्रकृति को खिलौने के बारे में पता लगा तो वह उसे छीन लिया करती थी, और प्रकृति को यह भी अच्छा नहीं लगता था कि अध्याय उसके अलावा तनिष्का को जरा भी अहमियत दे। लेकिन अध्याय को प्रकृति से भी ज़्यादा तनिष्का प्यारी लगती थी। तनिष्का ने अध्याय को देखा और बोला, आपको दी से प्यार कब हुआ? अध्याय कुछ पल उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अब सोचता हूँ तो लगता है वह प्यार था ही नहीं। तनिष्का उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी तो अध्याय ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, पता है तनिष्का, हम अगर एक कुत्ते के बच्चे को घर लेकर आते हैं तो हमें उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है, हम किसी के साथ ज़्यादा रहते हैं तो हमें उससे अटैचमेंट होने लाजमी है। और जब सोचता हूँ तो मुझे यही लगता है कि मुझे प्रकृति से सिर्फ अटैचमेंट थी, फिर वह मुझे समझती थी और मैं उसकी बातों को समझ जाया करता था, और मैं इन सबको प्यार समझ बैठा। लेकिन असल प्यार क्या होता है यह मैंने तुमसे मिलने के बाद जाना। उसकी बात सुनकर तनिष्का की नज़रें उस पर ठहर सी गई तो अध्याय आगे बोला, मैंने यह जाना कि प्यार में कितनी मासूमियत होती है। प्यार में कोई साजिशें नहीं होती, प्यार में पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है, जैसा हम दोनों के रिश्ते में है। हाँ, उतार चढ़ाव आए, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, लेकिन फिर भी हम साथ हैं। यह प्यार है हमारा। एक दूसरे को समझकर दिल का हाल समझ जाना प्यार है। अगर प्रकृति को मुझसे प्यार होता तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। अब सोचता हूँ तो लगता है कि उस वक्त मैं छोटी नहीं थी, और जो सबके पास रहा उसी से अटैचमेंट को मैं प्यार समझ बैठा। असल प्यार का मतलब तो अब समझा जब तुम्हें जाना है। तनिष्का हैरानी से उसे देख रही थी। अध्याय ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, ऐसे मत देखो मेरी जान, सच कह रहा हूँ। और वैसे भी तुम सोच कर देखो, तुम्हें स्वयं के लिए कुछ बुरा नहीं चाह सकती, भले ही वह कैसा भी हो। भले ही तुम उससे प्यार ना करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होगा, और उस सॉफ्ट कॉर्नर के चलते तो तुमने उससे हाँ कहा था। तनिष्का ने मुँह बनाकर कहा, वह इंसान पागल है, उसका कंपैरिजन खुद से मत करो। अध्याय उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। उसने सारा सामान समेट कर रखा और तनिष्का को देख बोला, अब सो जाओ, सुबह कॉलेज में लेट हो जाएगा। यह बोल अध्याय ने नाइट लैम्प बंद किया और तनिष्का को अपने आगोश में समेट लिया। तनिष्का ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी ज़िंदगी का आज एक और पहलू जाना था जो बेहद खूबसूरत था। वह पहलू उतना ही खूबसूरत था जितना कि वह अध्याय से मिलने के बाद उन पलों में महसूस करती थी जब अध्याय उसके साथ होता था। वह दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो जाया करते हैं। लेकिन आज कोई और था जिसकी नींद उड़ चुकी थी, और वह था गर्व। न जाने वह किस सोच में गुम था, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहीं भी नहीं थी। उसके जहन में कुछ तो चल रहा था, लेकिन क्या, यह सिर्फ वह जानता था। उसने खुद से कहा, क्या फिर कभी मुलाकात होगी? मेरा मन नहीं था उलझने का, लेकिन वह कितनी प्यारी लगी कि मन किया कि कुछ देर और उससे उलझ कर रह जाऊं। उसने गहरी सांस भरी और आसमान की तरफ देखकर कहा, क्या सोच रखा है आपने मेरे बारे में? अगर कुछ है तो मैं उसे मांग रहा हूँ तो दे देना। यह कहकर वो खुलकर मुस्कुरा दिया और थोड़ी देर बाद अंदर जाकर अपने बेड पर लेट गया। अगली सुबह आहिरा उठकर नीचे आई और अवंतिका जी से लिपट कर बैठ गई। उसके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि उसकी आंखों में अभी भी नींद बाकी है। अवंतिका जी ने उसे देखा और प्यार से उसके सर को सहलाकर कहा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई तुम? आंखों में तो अभी भी नींद है, थोड़ी देर और सो जाती। आहिरा ने कहा, आपका बेटा बहुत बेकार है माँ, मुझे इतनी जल्दी जगा दिया, थोड़ी देर सोने नहीं दे सकता था और फिर अब खुद नहाने चला गया। मैं क्या करूं?
यह तो नहीं है कि आराम से जगा दे। अवंतिका जी ने उसे अपनी गोद में सिर रखने को कहा। आहिरा आराम से उनकी गोद में सिर रखकर आंख बंद करके लेट गई और अवंतिका जी प्यार से उसके सर को सहलाने लगी। आहिरा ने आंखें बंद किए, मुस्कुराते हुए कहा, अब बेस्ट हो। आपके होते हुए ना मुझे कभी नहीं लगता कि मैं मम्मा से दूर हूँ। अवंतिका जी हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। वैसे भी मुझे एक बेटी चाहिए थी, लेकिन किस्मत ने मुझे बेटी दी ही नहीं, इसलिए तो तुम्हें भेजा है अब। ये बोल वो मुस्कुरा दी। मिहिर जब नहा धोकर नीचे आया तो आहिरा को उसी हालत में अवंतिका जी के गोद में लेटे देखकर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें ऑफिस नहीं चलना का? ये क्या हरकत है आहिरा? लेट हो रहे हैं हम। तुम्हें पता है ना कि आज कपाड़िया के साथ मीटिंग है। हम उसके साथ प्रोजेक्ट फाइनल कर चुके हैं ना, तो इस पर काम जल्दी से जल्द शुरू भी तो करना होगा। अवंतिका जी ने मिहिर को देखा और बोली, क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह? हो जाएगी तैयार थोड़ी देर में। अभी आराम से सोने नहीं देता उसे। तभी श्री की आवाज़ आई, बिल्कुल सही कहा आंटी आपने, यह तो है ही नालायक। मिहिर ने जैसे ही यह सुना तो चिढ़कर कहा, हाँ, खानदान में लायक तो सिर्फ तुम लोग ही हो, बाकी सब तो पैदा ही नालायक की करने हुए थे। उसकी बात पर श्री ने मुंह बना लिया। अवंतिका जी ने मिहिर को दपटते हुए कहा, तू चुप कर, क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रहा है? जा रही है वह, हो जाएगी तैयार। आहिरा उठी और एक नज़र मिहिर को घूर कर देखा और फिर नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद आहिरा और मिहिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। इधर स्वयं तनिष्का को मनाने के लिए कुछ सोच रहा था। उसे पता था कि गलती उसकी है और इसलिए वो तनिष्का से सॉरी बोलने के लिए भी वह तैयार था और इन सब के लिए उसने काफ़ी अरेंजमेंट भी कर ली थी। इस वक्त वह कॉलेज में था। उसे पता था कि तनिष्का किसी भी वक्त कॉलेज आती होगी और वह खुद को बिल्कुल रेडी किए वहीं खड़ा था। वह बस उसकी माफ़ी चाहता था और कुछ नहीं। इधर तनिष्का सुबह सुबह उठी तो बेड पर अकेली थी। उसने अपनी आंखें मसलते हुए पूरे रूम में नज़र दौड़ाई। अध्याय कहीं नहीं दिखा तो इस बार उसने आवाज़ लगाते हुए कहा, अध्याय आप कहाँ हो? मैंने कितनी बार कहा है मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। कहाँ हो आप? वह अभी आवाज़ लगा ही रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अध्याय बाहर निकला। वह सिर्फ टॉवेल में था। उसने तनिष्का को देखा और बोला, क्या यार, नहा तो लेने दो ढंग से। सुबह उठते ही आवाज़ लगाना शुरू हो गया तुम्हारा। मुझे लगा था अभी नहीं उठोगी तुम। तनिष्का जल्दी से उठी और जाकर उससे लिपट गई। अध्याय ने उसे देखा और फिर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? मैं भीगा हुआ हूँ, तुम दूर रहो अभी मुझसे। तनिष्का ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया और एक बार फिर उससे लिपट गई। उसने दांत दिखाते हुए सिर ऊपर करके बोली, मुझे भी नहाने जाना है। अध्याय उसे अपनी बाहों में भरते हुए मुस्कुरा दिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार थे। उन दोनों ने सबके साथ नाश्ता किया और घर से निकल गए। अध्याय ने तनिष्का को कॉलेज ड्रॉप किया और खुद ऑफिस चला गया। इधर तनिष्का कॉलेज पहुंची तो उसी वक्त पीछे से नेहा ने आवाज़ लगाई। वह भी अभी ही आई थी। तनिष्का उसके लिए रुक गई। नेहा दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम भी अभी आई हो? तनिष्का ने हामी भरी और दोनों बातें करते हुए अंदर चली गई। स्वयं ने उसे देखा तो होठों पर मुस्कान लेकर बोला, आज तो मैं तुम्हें मना ही दूंगा। इन सब से बेखबर तनिष्का आराम से अपनी क्लास अटेंड कर रही थी, हमेशा की तरह। बीच में जब ब्रेक हुआ तो वो चारों दोस्त आकर कैंटीन में बैठ गए। रिवांश ने उन्हें ज्वाइन कर लिया और उसे देख नेहा का मुंह बन गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा खुद का कोई दोस्त नहीं है क्या? जब देखो तब हमारे बीच आकर बैठ जाते हो। रिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे दिक्कत है क्या? बाकी तो किसी को दिक्कत नहीं होती, एक तुम ही हो जिसे हर बात में चिड़चिड़ करनी होती है मुझसे। नेहा ने उसकी बात सुनकर उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तनिष्का ने दोनों की लड़ाई को रोकते हुए कहा, तुम दोनों अब चुप करो, जब देखो तब लड़ते रहते हो। भूख लगी है यार, कुछ खाने को ऑर्डर करो अभी। वेद ने सबके लिए खाना ऑर्डर किया और थोड़ी देर बाद सब
का ऑर्डर आया तो बातें करते हुए सब आराम से खाना खाने और एंजॉय करने लगे। वहीं स्वयं दूर से तनिष्का को देख रहा था। खाना खाने के बाद जब वो सब लोग उठकर जाने लगे तो हमेशा की तरह अचानक ही स्वयं ने आकर तनिष्का को रोक लिया। उसके इस तरह अचानक से सामने आने से तनिष्का चौंक गई। वहीं रिवांश और वेद की आईब्रोज चढ़ गई। अब तो उन दोनों को भी ये आदमी किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। ये तो पीछे ही पड़ चुका था और छोड़ने को तैयार ही नहीं था, मानो कोई च्युइंगम हो जो बालों में चिपक गई हो। तनिष्का के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हो गए। वह बस स्वयं को देख रही थी। स्वयं अचानक ही तनिष्का के सामने एक घुटने टेक कर बैठ गया। यह देखकर तनिष्का हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हो गई और अचानक ही स्वयं ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद वहाँ मौजूद किसी भी शख्स को नहीं थी। यहाँ तक कि तनिष्का को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तनिष्का आंखें फाड़े स्वयं को देख रही थी, जो घुटनों के बल बैठे, सिर झुकाए, अपने कान पकड़े हुए था। उसने धीरे से सिर उठाया और तनिष्का को देख कहा, आई एम सॉरी। मैं मानता हूँ मैं बहुत जगह गलत हूँ, लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने तब की जब तुम्हें उस क्लास में मैंने अकेला छोड़ आया था। मुझे पता था कि तुम अंधेरे से डरती हो, फिर भी तुम्हें मैं वहाँ पर अकेला छोड़ आया था। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा और वो दरवाज़ा अटक जाएगा या फिर अचानक से लाइट चली जाएगी। मेरा सच में तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तनिष्का, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अपनी गलती मान रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। सब लोग हैरानी से स्वयं को देख रहे थे। कुछ लोगों ने अपने फ़ोन निकालकर इस सीन को शूट करना चाहा, लेकिन स्वयं के आदमियों ने आकर उन्हें रोक दिया। स्वयं ने तनिष्का की तरफ एक छोटा सा क्यूट सा टेडी बेयर बढ़ाया, जिसके दोनों हाथों में एक हार्ट था और उस पर आई एम सॉरी लिखा हुआ था। साथ ही स्वयं के दूसरे हाथ में एक बड़ा सा कार्ड था और उसके साथ एक येलो कलर का रोज़। वह सच में उससे माफ़ी मांग रहा था। यह तनिष्का के लिए काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। स्वयं जैसा अकड़ू, घमंडी और जिद्दी इंसान किसी के सामने झुक सकता है, यह सच में किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन तनिष्का को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं। अगर वह यह सारी चीज़ें ले लेती है तो उसे यह सब कुछ घर ले जाना होता, जो वह नहीं चाहती थी। और अगर वह इस वक्त यह सब एक्सेप्ट नहीं करती तो स्वयं को काफ़ी बुरा लगता। तनिष्का को भी पता था कि जो हुआ उसमें स्वयं की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उसे अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग रहा था। ऐसे में तनिष्का को उसका दिल तोड़ना भी बहुत बुरा लग रहा था। स्वयं ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा कर कहा, माफ़ कर दो ना यार, मानता हूँ बहुत अकड़ू हूँ, जिद्दी हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो कि तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। तुम्हारे सामने जो स्वयं होता है वह किसी और के सामने नहीं हो सकता। वो तनिष्का की झिझक को समझते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगी तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया। प्लीज़। इस वक्त स्वयं के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत के भाव थे जो तनिष्का के दिल को पिघला गए। उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से वह सब चीज़ें ले ली। उसे वह टेडी काफ़ी प्यारा लगा। उसने हल्के से मुस्कुराकर स्वयं को देखा और बोली, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं थी। जो हुआ वह बस अचानक से हो गया। इस बात को अब यही ख़त्म कर दे तो बेहतर होगा। यह बोलकर वो चुपचाप अपनी क्लास की तरफ बढ़ गए। नेहा एकटक स्वयं को देख रही थी। उसने अपने दोनों गालों पर अपने हाथ रखे और प्यार से कहा, यार यह आदमी कितना औसम है। इसकी गलती नहीं थी, फिर भी यह तनिष्का से माफ़ी मांग रहा है और तो और तनिष्का के लिए इतने सारे एफ़र्ट्स लगा रहा है, वरना किसी के रिजेक्ट करने के बाद भला कौन एफ़र्ट करता है। नेहा की बात सुनकर रिमोन्स ने उसे घूर कर देखा। वह उसे इस तरह से घूर रहा था मानो उसे आंखों ही आंखों से भस्म कर डालेगा। स्वयं तनिष्का के जाने के बाद चुपचाप वहाँ से चला गया। इस वक्त उसने कोई भी बखेड़ा खड़ा नहीं किया। रिमोन्स ने नेहा को घूरते हुए कहा, सही कहते हैं लोग, लड़कियों को हमेशा बैड बॉयज़ ही पसंद आते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो जिसे रेड फ्लैग अच्छा लग रहा है। तुम्हें यह तो दिख रहा है कि वह उसके लिए क्या कुछ कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसका पागलपन नहीं दिख रहा और तुम यह क्यों भूल जाती हो कि
तनिष्का ऑलरेडी मैरिड है, कम से कम तुम्हें अपने दोस्त की साइड तो रहना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर नेहा का मुंह बन गया और वह उसे घूरने लगी। ये लड़के हमेशा उसे सुनाने में क्यों लग रहा रहता था। उसकी यही हरकत नेहा को सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी। वेद ने इस बार रिवांश की साइड लेते हुए कहा, रिवांश सही कह रहे हो तुम नेहा, वैसे भी ये तनिष्का की लाइफ को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर स्वयं का यही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन हो सकता है तनिष्का और अध्याय सर के बीच डिफरेंसेस आ जाए। और मुझे पता है एक अच्छे दोस्त होने के नाते तुम यह कभी नहीं चाहोगी कि तनिष्का का अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब हो। उसकी यह बात सुनकर इस बार नेहा भी कुछ कह नहीं पाई। वह दोनों सही ही कह रहे थे, लेकिन वह इस बात को चाहकर भी नहीं नकार पा रही थी कि स्वयं सच में काफ़ी एफर्ट डाल रहा था तनिष्का को मनाने के लिए। वह बात अलग थी कि तनिष्का भी अपनी जगह सही थी और स्वयं को ना करने का उसके पास एक सॉलिड और एक वैलिड लॉजिकल रीज़न था। कॉलेज खत्म होने के बाद अध्याय तनिष्का को पिक करने आया। तनिष्का जाकर चुपचाप कार में बैठ गई। अध्याय ने उसे कुछ चुप देखा तो उसे देख बोला, आज हमारी बेगम साहिबा को क्या हो गया, इतनी चुप क्यों है। तनिष्का ने उसे देखा, फिर अपने बैग से वह सारी चीज़ें निकाल कर अध्याय को दिखाई। अध्याय वह सारी चीज़ें देख तनिष्का को सवालिया नज़रों से देखने लगा। तनिष्का ने जो कुछ कॉलेज में हुआ वह सब अध्याय को डिटेल में बता दिया। अध्याय ने तनिष्का के हाथ से बैग और वह सारी चीज़ लेकर कार के पीछे सीट पर रखते हुए फिर मुस्कुराकर तनिष्का के चेहरे को दोनों हाथों में थामकर प्यार से बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है और मुझे इतना डिटेल में बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तानी हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, इसलिए तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अपना मूड ठीक करो, घर चलते हैं, वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है सबसे। तनिष्का ने हामी भरी और दोनों घर के लिए निकल गए। जब दोनों घर पहुंचे तो सब लोग पहले से वहां मौजूद थे। राम, सिया, अहिरा, गौरव, बानी, सार्थक, यहाँ तक कि दोनों बच्चे भी। तनिष्का ने उन सबको देखा, फिर बोली, सब लोग यहाँ हैं, ऐसी भी क्या बात करनी है आपको? और मम्मा पापा कहाँ हैं, उनसे बात नहीं करनी क्या? बानी ने तनिष्का का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठाते हुए बोली, तुम शांति से बस हमारी बात सुनो, क्योंकि इस वक्त हमारी नाव जहाँ अटकी पड़ी है वहाँ से उसे तुम ही पार लगा सकती हो। तनिष्का हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपका कर कहा, ऐसा भी क्या हो गया? आहिरा ने उसे देखा और बोली, भाभी, माँ पापा की एनिवर्सरी है। इतना सुनते ही तनिष्का खुश होकर चढ़कर बोली, मामा पापा की एनिवर्सरी है, ये पार्टी करेंगे हम लोग। मैं उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी अपने हाथों से। उसे इतना एक्साइटेड होते देख गर्व ने अपना माथा पीट लिया और बोला, मेरी भोली भाली सी भाभी, बात तो सुन लो फिर उछल लेना। तनिष्का ने उसकी बात सुनकर मुंह बना लिया और वापस बेड पर बैठ गई। मानी ने उसे देखा और बोली, भैया भाभी को हमारे प्लान के बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए, और तुम जानती हो कि पार्टी की अरेंजमेंट घर में होगी तो उन्हें पता लग जाएगा, इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि भैया भाभी यहाँ से कुछ देर के लिए दूर रहे, समझी तुम? तनिष्का हैरानी से उसे देखने लगी और फिर उसने बारी बारी सबके चेहरे को देखा और आखिर में उसकी नज़र अध्याय पर जा रुकी। फिर उसने तुरंत पानी की तरफ देखा और हकलाते हुए बोली, मैं आपको लगता है मैं ये कर पाऊँगी? मुझे करना है, ये मुझे करना होगा। ये कहते हुए तनिष्का ने अपनी उंगली से अपनी तरफ इशारा किया तो सबने एक साथ में हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तुम्हें करना है। तनिष्का आंखें फाड़े उन सबको देखने लगी और फिर बोली, अरे हलवा है क्या? मैं नहीं करूँगी। मम्मा पापा को पता लगा और वो नाराज़ हो गए तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, आप किसी और को बोलो। मैं नहीं करने वाली है, गर्व ने जल्दी से कहा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा। आप भी जानती हो कि आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मम्मी और पापा को यहाँ से दूर रख पाए। एक घर में आप ही हो जिसकी हर बात मानी जाती है और कोई भी आपकी बात को नहीं टालता, तो जाहिर सी बात है आप ही उनको कहोगी, समझी आप? तनिष्का ने रोने जैसी सूरत बनाकर छोटा सा मुंह बनाया और बोली, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप सब बहुत बुरे हो, हर बार मुझे फंसा देते हो। जब
दी की शादी की बात हो रही थी, तब तो मुझे फंसाया कि अध्याय को मना, और अब भी आप मुझे ही फंसा रहे हो। आहिरा ने जल्दी से कहा, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, आप हमारी बात मानोगी और मम्मा पापा को यहाँ से दूर रखोगी, समझी आप। तनिष्का ने अध्याय की तरफ लाचारगी से देखा। अध्याय ने धीरे से कहा, मान लो यार, इस बात में तो मैं भी एग्री करता हूँ कि तुम्हारी बात मम्मा पापा कभी नहीं टालेंगे, और अगर हम में से किसी ने कोशिश की तो हमें जूते जरूर पड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर तनिष्का ने मुंह बना लिया और बोली, ठीक है, मैं करूँगी। उसके हाँ करते ही सब लोग खुश हो गए और फिर सब मिलकर एनिवर्सरी की प्लानिंग करने लगे। वैसे भी अभी 4 दिन बाकी थे। इस बीच उन्होंने सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें कब कब क्या क्या करना है, वो भी केशव जी और शैलवी जी से छुपकर। आहिरा रात को यहीं रुकने वाली थी। मिहिर आया नहीं था। आहिरा ऑफिस से घर जाने का बोलकर सीधा यहाँ चली आई थी। इधर मिहिर जब घर पहुँचा और अपने खाली कमरा पाया तो उसे थोड़ा अजीब लगा। अगर आहिरा पहले आ गई थी तो उसे यहाँ होना चाहिए था ना। नीचे भी सिर्फ अवंतिका जी और श्री ही उसे दिख रहे। उसने जल्दी से कपड़े बदले और नीचे चला गया। नीचे अवंतिका जी को देखकर उसने सवाल किया, माँ आहिरा कहाँ है। अवंतिका जी कुछ कहती उससे पहले ही श्री बोल पड़ी, जिस तरह से तू उसके साथ बिहेव करता है ना, तुझे क्या लगता है वो तेरी पूजा करेगी। नाराज होकर मायके चली गई है तेरी बीवी। आई थी दोपहर में अपना सामान लेकर गई है। ये सुनकर मिहिर को 1000 वॉट का झटका लगा। ये कैसे पॉसिबल था। वो मान ही नहीं सकता था कि वह लड़की उसे छोड़कर जा सकती है, वह भी इतनी सी बात पर कि उसने उसे जल्दी उठा दिया था। इम्पॉसिबल। मिहिर तुरंत अपने कमरे की तरफ दौड़ा। उसने जाकर कबर्ड खोला तो उसमें आहिरा का काफ़ी सारा सामान मिसिंग था। यह देखकर सच में उसका माथा ठनक गया और उसे अब सच में यह लगने लगा कि आहिरा सच में नाराज़ होकर चली गई थी। वही अवंतिका जी ने श्री के कान को खींच देखा। ये क्या था, क्यों परेशान कर रही है उसे। श्री ने अपने कान में दर्द से कराहते हुए कहा, आंटी क्या कर रहे हो आप, लग रही है, छोड़ो जल्दी से मुझे। ये कहते हुए उसने अपना कान छुड़वाया और अवंतिका जी को देखकर मुस्कुराकर बोली, अरे आंटी, आपके बेटे को लाइन पर लाना ज़रूरी है। देखना कितना बेचैन हो जाएगा वो अभी, जब उसे आहिरा भाभी का सामान गायब मिलेगा। और उस पर भी अब तो भाभी भी खुद नहीं है तो उसे जवाब देगा कौन। अवंतिका जी ने उसे देखा और कहा, उसने फ़ोन किया तो। श्री ने मुंह बनाया और बोली, वो अपने मायके गई है, अपने लोगों के बीच, तो जाहिर सी बात है एक बार के लिए तो उसका कॉल अवॉइड ही करेगी। आप शर्त लगा लो। उसकी बात सुनकर अवंतिका जी को भी हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, कौन कह सकता है कि ये लड़का शादी नहीं करना चाहता था। अब ये माने या ना माने, आहिरा इसकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखने लगी है। उसकी बात सुनकर श्री भी मुस्कुरा दी। इधर मिहिर अपने कमरे में था। उसका दिल काफ़ी बेचैन था। दिमाग में बस आहिरा ही चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कैसे जा सकती है। अपनी सोच से थककर वो जाकर बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन आज तो नींद भी दुश्मन बनी हुई थी। नींद न आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिहिर झल्लाकर उठ बैठा। उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी अपनी और आहिरा की फ़ोटो पर गई और उसके मन ही मन उसे कोसते हुए कहा, तुम सच में इम्पॉसिबल हो। यह कहकर वो उठा और अपनी जैकेट पहनी। जो तो वो हमेशा कार ही ड्राइव करता था, लेकिन आज उसे पता था कि अगर वो कार निकालेगा तो आवाज़ होगी, इसलिए उसने बाइक से जाने का सोचा। उसने अपना हेलमेट और बाइक की चाबी निकाल ली और कमरे से चोरी चुपके निकल गया। गैरेज में आकर उसने बाइक को संभाला और बिना स्टार्ट किए उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले आया और बाहर जाकर बाइक स्टार्ट की और निकल गया आहिरा के घर की तरफ। थोड़ी देर में मिहिर राणा मैंसन पहुंच चुका था। उसके दरवाजे के बाहर अपनी बाइक खड़ी की और खुद दीवार फांदकर अंदर चला गया। वो गार्डन एरिया की तरफ आया जहाँ आहिरा के कमरे की खिड़की थी। वह नीचे खड़े होकर उस कमरे की खिड़की को गौर से देखे जा रहा था। लाइट ऑफ थी, इसका मतलब साफ था आहिरा तो जग नहीं रही थी। लेकिन मिहिर का दिमाग अब खराब हुआ जब उसे खिड़की के आजू बाजू कोई पाव नहीं दिखी। उसने अपने
पर दोनों हाथ रखे और ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, कमाल किया है, मेरे ससुर जी ने एक पाइप नहीं लगवा सकते थे जिससे मैं चढ़कर अंदर जा सकूं? न यहाँ पर आसपास कोई पेड़ है जिसके सहारे चढ़ा जाए। क्या करूँ क्या करूँ, मिहिर सोचे जा रहा था। उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और पूरे गार्डन का एक चक्कर मार लिया और उसे उसी कोने में एक सीढ़ी मिल गई और उस सीढ़ी को देख कर जैसे मिहिर के बेचैन दिल को थोड़ा सा करार मिला हो, उसकी आंखों में चमक उतर आई। उसने तुरंत सीढ़ी को उठाया और आहिरा के कमरे की खिड़की से लगा दिया और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगा। मिहिर ने ऊपर चढ़कर धीरे से खिड़की के दरवाजे को धक्का दिया और खिड़की खुलते ही वो अंदर कूद गया। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। उसने तुरंत अपनी नज़रें बेड की तरफ कर ली और जैसा उसने सोचा था, आहिरा सुकून से सो रही थी। मिहिर ने अपने कदम आहिरा की तरफ बढ़ा दिए और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने कुछ देर तक उसको घूर कर देखा और मन ही मन कहा, मेरी नींद उड़ाकर खुद यहाँ सुकून से सो रही है। एक पल को उसने सोचा कि वह उसे जगा दे, लेकिन उसे इतनी आराम से सोता देखकर उसका मन नहीं हुआ उसे जगाने का और वापस वह जाना नहीं चाहता था। उसने अपना जैकेट निकाल कर वहीं साइड में रख दिया और आहिरा की दूसरी साइड जाकर लेट गया। उसने एक नज़र उसे देखा और उसके बेहद करीब होकर उसे अपनी आगोश में खींच लिया। आहिरा हल्के से कसमसाई, लेकिन वो फिर वापस सो गई और अब मिहिर भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। इधर तनिष्का अभी भी जाग रही थी। वह स्टडी टेबल पर बैठी थी और अपनी किताबों में उलझी हुई थी और उसे जागते देख अध्याय को नींद नहीं आ रही थी। तनिष्का ने सिर घुमाकर उसे देखते हुए कहा, सो जाओ ना आप, क्यों परेशान हो रहे हो? मेरा तो कल एग्ज़ाम है तो मुझे पढ़ना है ना। अध्याय उठकर उसके पास आया और उसे देख बोला, एग्ज़ाम तो है मेरी जान, लेकिन तुम ये सोचो कि रात भर तुम जागोगी तो पेपर लिखते टाइम बीच में सो जाओगी ना। चलकर टाइम से सो जाओ, सुबह उठा दूंगा जल्दी। तनिष्का ने जल्दी से नामी गर्दन हिलाई और बोली, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं उठ पाई तो ये मैं रिस्क नहीं लूँगी। अध्याय ने जब देखा कि वह नहीं मान रही है तो उसने आगे बढ़कर उसकी बुक्स बंद कर दी और अगले ही पल तनिष्का को अपनी बाहों में उठा लिया। तनिष्का ने एक चीख के साथ उसके कंधों को पकड़ते कहा, आह, क्या कर रहे हो आप? मैं गिर जाऊंगी, मुझे पढ़ने दो ना प्लीज़। अध्याय ने उसे ले जाकर बेड पर पटका। तनिष्का वापस जाने को हुई कि अध्याय ने तुरंत उसे कमर से पकड़ लिया और वापस बेड पर खींचते हुए उसके ऊपर झुक गया। अचानक से तनिष्का की सारी हरकतें रुक गई और वह अध्याय को देखने लगी। अध्याय ने उसे देखते हुए उसके करीब झुककर कहा, अगर यहाँ हिलने की कोशिश की तो ट्रस्ट में सुबह बेड से निकलने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? चुपचाप से सो जाओ, मुझे परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगा कि तुम फिर मुंह फुलाए घूमोगी। तनिष्का हैरानी से उसे देख रही थी। अध्याय ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया और हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छू दिया और फिर तनिष्का के साइड में लेटकर उसे कमर से पकड़ अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। तनिष्का ने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर उसे देखा। वह इस आदमी को सच में समझ नहीं पाई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद अध्याय के लगातार सर के सहलाने से तनिष्का को नींद आ गई। अध्याय ने जब उसे सोते देखा तो मुस्कुराकर उसके माथे को चूमकर बोला, क्या करूं मैं इस लड़की का, समझती नहीं है कुछ भी। उसने उसे ठीक से अपनी बाहों में कसते हुए आंखें बंद कर ली और सो गया। अगली सुबह आहिरा उठी और उसने टाइम देखा कि 8 बज चुके हैं। अचानक उसे याद आया कि उसे ऑफिस भी जाना है और उसने तुरंत उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाई। किसी ने उसे कसकर जकड़ रखा था। उसने जब अपने बगल में देखा तो मिहिर उसे कस के पकड़े सो रहा था। अचानक से वो मिहिर को देखकर चीख पड़ी और उसने उसे डर के मारे लात मार दी। मिहिर बेचारा लुढ़क कर सीधा बेड से नीचे धम से गिर पड़ा और उसी के साथ उसकी एक जोरदार चीख निकल गई।
आहिरा ने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया और हैरानी से उस आदमी को देखने लगी। वही मिहिर डर से चीखते हुए अपनी कमर पकड़े आहिरा को घूर रहा था कि तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। कोई बड़ी ही बेसब्री से दरवाज़ा पीटे जा रहा था। आहिरा ने दरवाजे को देखा, फिर मिहिर को, और जल्दी से बेड से उतरी और चिढ़कर मिहिर को उठाते हुए उसे बाथरूम की तरफ धक्का देने लगी। मिहिर ने उसे घूरते हुए कहा, अब ये क्या कर रही हो तुम? आहिरा ने अपने दांत पीसते हुए घूर कर देखा और बोली, चुपचाप से जाकर अंदर छुप जाओ। पता नहीं कौन है दरवाजे पर, क्या सोचेगा कोई। और तुम आए कब और कैसे आए तुम? मिहिर ने उसे कुछ भी नहीं कहा। आहिरा ने भी बाद में पूछने का सोचकर उसे बाथरूम में धक्का दिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने गर्व था। उसने आहिरा को देखते हुए कहा, कहाँ रह गई थी मोटी? कितनी देर लगाती है दरवाज़ा खोलने में? आहिरा ने कुछ हकलाते हुए कहा, मैं बाथरूम में थी। क्या हो गया है तुझे? क्यों सुबह सुबह दरवाजे तोड़ने पर चला आया है? गर्व ने उसको देखा तो कहा, मैं तो बस तुम्हें जगा रहा था। हमारे पास टाइम कम है। पार्टी अरेंजमेंट के लिए भाभी को पूरी तरह से कन्विंस करना है। आज उनका लास्ट पेपर भी है, इसलिए शाम तक मना लेना और जल्दी से नहाकर नीचे आ जा। ब्रेकफास्ट करते हैं पहले। आहिरा ने हामी भरी। वो वहाँ से चला गया। आहिरा ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और गुस्से से बाथरूम की तरफ चली गई। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और सीधे जाकर मिहिर का कॉलर पकड़ उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। मिहिर हैरान सा उसे देख रहा था। आहिरा ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? आए कैसे यहाँ पर और कब आए? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अब मिहिर को भी उस पर गुस्सा आया। उसने उसे कमर से पकड़ा और झट से पलटकर दीवार से लगाकर शावर ऑन कर दिया और उसे घूरते बोला, ठंडा पानी सर पर गिरेगा तो शायद तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। आहिरा भी उसे यूं ही बराबर घूरने लगी और दोनों शावर के नीचे खड़े पानी में भीग रहे थे। मिहिर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई? और आई तो ठीक, तुम्हारा सामान रूम में क्यों नहीं है? और तुम छोटी सी बात के लिए मुझे छोड़कर अपने मायके चली आओगी? आहिरा उसकी बात सुनकर हैरान थी। उसने मिहिर को देखा और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें ये लग रहा है कि मैं नाराज़ होकर यहाँ आई हूँ? मिहिर उसकी बात सुनकर कुछ चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि आहिरा ने ऐसा क्यों कहा। तो क्या वो नाराज़ होकर यहाँ नहीं आई थी? ये सुनकर ही उसे एक राहत महसूस हुई। लेकिन आहिरा हंसते हुए बोली, तुम्हें सच में लग रहा था मैं नाराज़ होकर यहाँ आई हूँ? लेकिन मैं भला नाराज़ क्यों होंगी? तुम सच में पागल हो क्या? वो अभी ये बोल ही रही थी कि अगले ही पल मिहिर ने उसे पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसे बिना बताए किस करने लगा है। आहिरा हैरान थी। उसने धीरे धीरे वो खुद को मिहिर के साथ बहते जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक ही होश में आई और उसने उसे धक्का देकर खुद से अलग करते हुए कहा, पागल पागल दिमाग के आदमी, तुम निकलो यहाँ से पहले। अगर किसी ने तुम्हें देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे शर्मिंदगी होगी। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, तुम जाओ अभी यहाँ से। यह बोल आहिरा ने जल्दी से शावर बंद किया और मिहिर को वापस खिड़की के पास ले जाते कहा, इसी से आए थे ना, निकलो यहीं से वापस जाओ। मिहिर उसे हैरानी से देख रहा था। आहिरा ने उसे घूरते हुए कहा, अभी के अभी जाओ, तुमसे तो मैं घर आकर बात करूँगी। आहिरा ने जब ये कहा तो मिहिर को काफ़ी सुकून महसूस हुआ। वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। आहिरा ने खुद की हालत देखी। वो पूरी भीग चुकी थी। उसे तो ये याद ही नहीं रहा कि मिहिर भी भीगा हुआ था। आहिरा जल्दी से चेंज करने चली गई। इधर अश्विन जी के पास प्रकृति एक बार फिर से रोना धोना कर चुकी थी और उसने उन्हें पूरी तरह कन्विंस कर लिया कि वह आज अध्याय से जाकर बात कर ले और अश्विन जी उसकी बात मान चुके थे। यहाँ तक कि वह अध्याय के ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। पिछली बार जो राम ने कहा वह सारी बातें उनके जहन में चलने लगी थी, लेकिन फिर भी वह प्रकृति के आगे उन्हें कहाँ कुछ दिखता था और प्रकृति की बात मानकर वह अध्याय के ऑफिस के लिए निकल गए। अध्याय अभी अभी तनिष्का को ड्रॉप करके ऑफिस पहुंचा ही था कि थोड़ी देर बाद
उसके सेक्रेटरी ने आकर उसे बताया कि मिस्टर सिसोदिया उससे मिलने आए हैं। ये सुनते ही अध्याय के माथे पर बल पड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि आखिर कहाँ क्या छूट रहा है। वे मिस्टर सिसोदिया फिर से यहाँ थे। अध्याय ने उनसे और उसकी बेटी प्रकृति से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। अगर उनके घर परिवार से उसका कोई रिश्ता था तो वो सिर्फ तनिष्का और उसकी माँ और उसके भाई से था। अध्याय ने कुछ सोचते हुए उधर अंदर ले आने को कहा। सेक्रेटरी ने आश्विन जी को जाकर बताया कि अध्याय ने उन्हें अंदर बुलाया है। वो उठकर अंदर केबिन में चले गए। अध्याय ने उन्हें देखा, फिर भी शांत सा अपनी चेयर पर बैठा रहा। आश्विन जी ने कुछ देर उसे देखा, लेकिन उन्होंने उम्मीद थी कि अध्याय अब उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं उठने वाला था, और हुआ भी वैसा ही। वो खुद ही जाकर अध्याय के सामने वाली चेयर पर बैठ गए। अध्याय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देखते हुए पूछा, कहिए मिस्टर सिसोदिया, कैसे आना हुआ यहाँ और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। अश्विन जी ने अध्याय को देखते हुए कहा, ऐसे भी रिएक्ट मत करो अध्याय कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। अध्याय ने तंज कसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, मैं आपको जानता हूँ। यह मेरा सबसे बड़ा वहम था, लेकिन हाँ, मैं आपको अच्छी तरह से जान जरूर गया हूँ। तो यहाँ पर आप ऐसे तो नहीं आए होंगे मेरा हालचाल पूछने और मेरी बीवी के बारे में पूछने तो बिल्कुल भी नहीं आए होंगे। तो जिस रीज़न की वजह से आए हैं वह बताइए। अश्विन जी को अध्याय के ऐसे बात करने पर कुछ गुस्सा जरूर आया, लेकिन इस वक्त उन्होंने अपने खुद के गुस्से पर काबू कर लिया और गहरी सांस लेकर कहा, अध्याय, प्रकृति बहुत ज़्यादा अपसेट है। तुमने उस दिन जिस तरह से बिहेव किया था उसके बाद वो काफ़ी अकेली हो गई है और परेशान भी रहती है। ना कुछ बोलती है, ना ठीक से खाती है, ना सोती है, इनफैक्ट कहीं जाती भी नहीं। उसके साथ ऐसा रिएक्ट करना बंद करो। तुम प्यार करते हो उससे। नहीं करता मैं प्यार, इनफैक्ट कभी प्यार किया ही नहीं मैंने उससे, समझे आप। अध्याय ने गुस्से से कहा। अश्विन जी एक पल को उसका गुस्सा देखकर कांप गए। अध्याय की आंखों में जो गुस्से की लाली थी उसने अश्विन जी को अंदर तक हिला दिया था। अध्याय ने गुस्से से आगे कहा, अपने तनिष्का को दूर किया, लेकिन उसके साथ ही दूर हुई मेरी वह प्यारी सी गुड़िया जिसे मैं बचपन से इतना पैम्पर करता था, जिससे मिलने के लिए मैं हमेशा बेताब रहता था। मुझे लगा कोई बात नहीं, आ जाएगी वो वापस, वेकेशन पर मिलने लेंगे हम, लेकिन नहीं, वो लौटी नहीं कभी। प्रकृति थी आसपास, और आप तो जानते हैं ना, इंसान अगर एक कुत्ता भी पाल ले तो उसे भी मोह हो जाता है। मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्रकृति साथ तो रही, अट्रैक्शन और अफेक्शन होना लाजमी था। मैंने उसे प्यार समझकर सबसे बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मैं संभल चुका हूँ और समझ भी चुका हूँ। और अध्याय राणा अपनी गलतियों से सीखता है, उन्हें दोहराता नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।